हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। हाँ, वो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं बेटा, इधर उधर की क्लासें लग गई थी तो फिर से इसको क्लास को नया शेड्यूल करवाया। आ जाओ, अब तो ठीक है, अब तो मैं ही दिख रहा हूँ। है अब तो बाल वाले टीचर नजर आ रहा तुमको? मोए मोए हो गया। अरे वाह। टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया गलत हो गया, वो टेक्नोलॉजिया गलत हो गया बेटा। चलो आओ। आयोनाइजेशन एनर्जी ही पढ़ रहे थे हम। कल का लेक्चर क्लियर था एकदम। लेक्चर बंद करो। अरे हो तो गया अब। ये बच्चे क्या पुराना वाला देख रहे हैं तो अभी भी चलता ही रहेगा क्या उनका? भाई रिफ्रेश कर लो, है ना, बैक करके क्लास फिर से चला लो। अगर कुछ ऐसा है तो। मुझे नहीं पता क्या है, हमने तो यहाँ से सारा हटा दिया है। नेस्तो नाबूद कर दिया है उस चैनल को। अभी ठीक है? मैं ही दिखाई दे रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। कर ही रहे थे वो तो। फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स को कुछ कुछ चीजें से इसको अपन प्रॉपर तरीके से, ये तो एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाने वाली बात है। पहले गंद मचाते हैं, आओ। तो गंद मचाते हैं पहले। लो, गंद मचाते हैं। एक एटम है, बिल्कुल है। जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, उसे निकालना मुश्किल या आसान कौन बताएगा? फैक्टर्स की बातें कर रहा हूं मैं। कुछ कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पे सीधा पहले विजुलाइज कराऊंगा, फिर वो पीछे लिखे हुए वहां लिख देंगे अपन की कौन सा क्या कहाँ फैक्टर लगता है। सारी चीज देख लेंगे। किस फैक्टर की वजह से, किस फैक्टर की वजह से। अरे भाई रिफ्रेश कर दो यार प्लीज। यार कितनी प्रॉब्लम होती है इन लोगों, इन टेक्निकल टीम की वजह से। वो एक आदमी गलत चैनल लगाएगा, यहाँ पे अगले 15 मिनट जाते हैं मेरे। रिफ्रेश कर दो, बंद करके वापस चला ले यार भाई। रुक जा, कौन है वो? आ गए वो? किसने गलत? हाँ भाई। ठीक है। क्लास के बाद उससे भी बात की जाएगी जिसने गलत चैनल लगाया है। क्लास की वजह से मेरे 15 मिनट जाते हैं यार। आ जाओ। यस। तो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और दूर कब होगा कौन बताएगा? दूर कब होगा? जब साइज बढ़ेगी। जब साइज बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब शेल नंबर इंक्रीज होता है। शेल नंबर इंक्रीज होता है तो साइज बढ़ती है। शेल नंबर बोले तो एन। यानी कि अगर मैं लिथियम की बोलूं तो 2s1 सबसे बाहर पड़ा है इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर शेल में। सोडियम की बात करूं तो 3s1, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है वो लिथियम के केस में दूसरे नंबर की शेल में पड़ा है, सोडियम के केस में तीसरे नंबर की शेल में पड़ा है, पोटेशियम के केस में चौथे नंबर की शेल में पड़ा है ना, रुबिडियम के केस में पांचवें नंबर की शेल में पड़ा है। ये 1 नंबर शेल, 2 नंबर शेल, 3 नंबर शेल, 4 नंबर शेल, 5 नंबर शेल। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस दूर होती जाएगी? क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से? अगर हां, तो बताओ क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? अभी भी बच्चे लिख रहे हैं मोहित सर कहाँ हैं।
कर लो यार, ये तुम ये कर लो, ठीक है, ये कर लो तुम, ये कर लो, जब तुम्हारा ये हो जाए ना तो बात करेंगे। अरे बोला रिफ्रेश करके कर ले भाई। यस, चलिए। तो जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो हमारे लिए इसका रिमूवल जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रिमूवल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। रिमूवल जब जब भी इजी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई बोलूं या लो बोलूं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिमूवल में दी जाने वाली एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, रिमूवल में दी जाने वाली एनर्जी। अब रिमूवल में दी जाने वाली एनर्जी, अगर रिमूवल आसान है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, घट जाएगी। इसका मतलब पहला फैक्टर हमें समझ आ गया कि अगर साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। ये जनरल ट्रेंड होगा किसमें, ये जनरल ट्रेंड होगा किसमें, ग्रुप में। लिखना नहीं है अभी, जनरल ट्रेंड होगा किसमें, ग्रुप में। जनरल ट्रेंड होगा ग्रुप में। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, वो सदा सजे धजे फैक्टर हैं, उसमें अपन सभी बात करेंगे। अभी अभी मैं ऐसे गंद मचा रहा हूं, समझा दूंगा। दूसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है कि इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। तो आप जानते हो कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ये तो है अट्रैक्शन, इसका उल्टा होता है सिग्मा, और सिग्मा बढ़ने पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव तो होता है अट्रैक्शन, सिग्मा होता है रिपल्शन। अगर इसके बढ़ने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और इसका उल्टा अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो जिस घर में लड़ाई ज्यादा चल रही है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो जल्दी भगा लोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों बातें क्लियर हैं, दोनों बातें क्लियर हैं, ठीक है, सही है भाई, एकदम सही है। ये हम देखते हैं जनरल ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड इन अ पीरियड, कि एक पीरियड में हमें जेड इफेक्टिव से देखना होता है। जब हम पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो हमारे को ये वाला फैक्टर चाहिए। लेकिन 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 हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला है स्टेबल, उसमें तीसरा है सिर्फ इन दो पे काम चल रहा होता, सिर्फ इन दो से काम चल रहा होता तो क्या ही कहने। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिमांड करता है ज्यादा एनर्जी की। आप खुद सोचो, कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज P3, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, लिखना कुछ नहीं है, अभी लिखना कुछ नहीं है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये कौन है एक अंगूठा एक नीचा किए जा रहा है, बैठ जाना शांति से, बढ़ ले इधर, पहले ही मूड खराब है। ये बीएम जो भी देख रहे हैं, ये बंद करो, ये सब अंगूठा ऊंचा नीचा नहीं चाहिए, कोई रिएक्शन मुझे, बंद कर दो, ये सारा डिसेबल कर दो ये सब। नीचा चाहिए ऊंचा चाहिए कुछ नहीं चाहिए, हटाओ इसको। पढ़ने वाला बच्चा इनको यूज करता है नहीं, स्पैमर आके यूज करते हैं, क्या काम के ये फंक्शंस। फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल करे जा रहे हैं बैठ के।
अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन है, आप इससे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसे बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसे? हाफ फिल्ड। एक तो हो गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक हो कि अगर हम P6 की बात करें, P6 की बात करें तो P6 कैसा होता है? ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। P6 कैसा है? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। P6 कैसा है बेटा? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? यहां पर भी दिक्कत आएगी। जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे, आपको इस वाले सिस्टम में जाके इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या हो? वो एक्सचेंज एनर्जी होती है बेटा, कि ये सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। अब आप स्टेबिलिटी वाले सिस्टम में जाके बोल रहे हो कि ओ भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो बोलेगा कि देख भाई स्टेबल चीज हो, तेरे को मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल है, ब्रांड हूं, ब्रांड का तो पैसा लगता है भाई। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो स्टेबल सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा इर्रेगुलर ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स में, कि पास पास वाले। जैसे अगर कोई P2 सिस्टम है, कोई P3 सिस्टम है, कोई P4 सिस्टम है, तो मे बी इनके ऑर्डर्स में कोई दिक्कत आए P3 P4 में, भाई P3 वाला जो है वो ज्यादा एनर्जी डिमांड करे, तो इनका ऑर्डर जो है वो आपस में जनरल रूल को फॉलो ना करके थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इररेगुलरिटीज लेके आते हैं, ये चीजें इररेगुलरिटी लेके आएगी, रेगुलर ट्रेंड को तोड़ेगी। रेगुलर ट्रेंड ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये रेगुलर ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये रेगुलर ट्रेंड है। और टॉप टू बॉटम आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी इन ए ग्रुप, ये रेगुलर ट्रेंड है। अब आपको रेगुलर ट्रेंड से कोई इरेगुलरिटीज वाली बात करनी है तो कुछ नया फैक्टर है, जिसमें से एक आया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले डिमांड ज्यादा करते हैं एनर्जी, ये बोलते हैं कि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो कम से कम हम अपने पास वाले से तो ज्यादा एनर्जी मांगेंगे। तो हो सकता हो आपका जो ये ऑर्डर है, ये जो रेगुलर ऑर्डर है, ये थोड़ा ब्रेक हो जाए, नियम थोड़ा टूट जाए, और उस वजह से हमें थोड़ा अलग देखने को मिले। वो हम डिस्कस करेंगे कि किसके किसके बीच में ये चीज होती है। ठीक है, तो ये हो गए, एक तो हाफ फील्ड हो गया बेटा, एक फुल्ली फील्ड हो गया। दो जगहों पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अभी तक तो मैं यही सिखा रहा हूं कि क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है। उसका रीजन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सचेंज एनर्जी की वजह से वो जो सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। और ये ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, और ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे हों। कोई चीज लोअर एनर्जी पर है, उसे तुमको ज्यादा एनर्जी देके बाहर निकालना पड़ेगा। अरे अंदर की चीज है, अंदर वाली चीज को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। पहले से ही कोई स्टेबल हो रखा है, और स्टेबल होने का मतलब है पहले से उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर रखी है। जो जितनी कम एनर्जी पे रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हम कहते हैं ना कि इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है। न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती है एनर्जी उतनी हाई होती है। न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ने पर एनर्जी उसकी कम होती है। उस जगह की एनर्जी कम होती है जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास हैं वो सबसे लोअर एनर्जी पे बैठे हुए हैं। अरे N+L रूल भी तो यही सिखाता है कि पहले क्या भरना है फिर क्या भरना है, ये तो सिखाता है एनर्जी लेवल ही। जो लोअर एनर्जी पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको आपको पुल करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जो हायर एनर्जी पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही हायर एनर्जी पे है। हायर एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस से पहले ही दूर है। जो चीज पहले से हाई एनर्जी पे बैठी है उसे आपको थोड़ी सी एनर्जी ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हायर एनर्जी पर बैठा है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करती। इट्स सिंपल कि 150 फीट गहरे कुएं में से पानी निकालने के लिए आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। वही अगर आप 20 फीट गहरा अगर कोई कुआ है, 20 फीट पे अगर पानी है, तो वहां से आपको बाल्टी से पानी निकालने में समय कम लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ वैसा सही है कि अगर वो हायर एनर्जी पर है तो वो ऑलरेडी आपसे कम ही एनर्जी डिमांड करेगा। लेकिन देखा गया कि ये जो सिस्टम है, P3 हो गया, हाफ फील्ड सिस्टम हो गया, है ना, फुल फील्ड सिस्टम हो गया, ये सिस्टम क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं।
और स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखना होता है हमें। तो अगर स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल सिस्टम है, तो क्या ये पहले से लोअर एनर्जी पे बैठे होंगे? थोड़े से कंपैरेटिवली अपने पास वाले से, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन अपने पास वाले से तो फर्क निकाल लेते हैं, ये अपने पास वाले से तो फर्क निकाल लेते हैं। तो अगर आप इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो फिर आपको थोड़ी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े स्टेबल है, और थोड़े स्टेबल सिस्टम में जाके अगर छेड़खानी करोगे तो देखो भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। तो हाँ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और ये चीज हम जो है कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स में देखें। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, पास में आने वाला, एडजेसेंट होना चाहिए, जस्ट पास में, अगल बगल। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? अगल बगल। अगल बगल वाले में ही ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि वो फर्क जो है वो अगल बगल में ही ला पाएगा, इतना ही फर्क ला पाएगा कि वो पास वाले से कम हो जाए या पास वाले से ज्यादा हो जाए, और कुछ नहीं है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने जस्ट पास वाले एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन से इतना फर्क ला सकता है कि वो ज्यादा एनर्जी डिमांड करे। मैं आपको बताऊंगा अभी सारी चीज। फिर आता है बेटा पेनेट्रेशन पावर। क्या होता है पेनेट्रेशन पावर? पावर लिख दो, इफेक्ट लिख दो, पेनेट्रेशन का मतलब भी समझाते हैं, एक मिनट। यस, पेनेट्रेट करना आप सभी जानते हो, पेनेट्रेट करना आप सभी जानते हो। ठीक है, पेनेट्रेट करना का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक स्पंज की बॉल ले ली, ठीक है, उसे एक एटम मानो। स्पंज की एक बॉल ले ली, उसे एक एटम मानो। ये स्पंज की एक बॉल है, ये एटम है, और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस है। अब यहां से आप कोई चीज पेनेट्रेट करके देखो। स्पंज की बॉल है बेटा, स्पंज की बॉल में अगर ये पेन अगर मैं पेनेट्रेट करूं तो होगा, कुछ दूरी तक जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं कुछ निडल जैसा ले लूं, सुई, सुई ले लेता हूं, है ना, सुई ले लेता हूं, सुई ही ले लेता हूं, निडल ही ले लेता हूं, तो वो निडल क्या होगी? क्या तुरंत अंदर तक जाएगी? आपसे मेरा ये सवाल है, पेनेट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? इस पेन की ज्यादा है या उस सुई की ज्यादा है? जल्दी बताओ, इस पेन की ज्यादा है या उस सुई की ज्यादा है? जल्दी। ऑब्वियसली सबको पता है सुई की ज्यादा होगी। तो आपने मेरे ख्याल से, बस मुझे तो यस और नो बता देना, टेंशन में मत आ जाना कि सर पढ़ा तो था लेकिन आता नहीं है। ये एंगुलर नोड, है ना, रेडियल नोड पढ़े थे क्या? एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स सब शेल्स के लिए पढ़े थे श्रोडिंगर के बाद। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स, क्या आपने ये पढ़े थे? नाम सुना था? मुझे पता है कि वो घबराहट वाला टॉपिक है, लेकिन पढ़ा तो होगा। पढ़ा, वेरी गुड, इसी का यस सर है ना? हाँ पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें वहां से डिसाइड होती है कि कोई सबशेल कितना पेनेट्रेट करके बैठी है अंदर। बेसिकली जिसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है वो सबशेल मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होती है। अब ये होता है ऑर्डर, मतलब अगर हम बात करें कि सबशेल्स ऑफ सेम शेल। अब सेम शेल का मतलब है एन जो है वो सेम होगा। सेम शेल का मतलब क्या है बेटा? एन जो है वो क्या होगा? सेम होगा। कुछ नोट नहीं करना है अभी, सब समझना है, ठीक है। हाँ करना चाहो रफ में करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये प्रॉपर नोट्स वाली बात तो नहीं है। सबशेल्स ऑफ सेम शेल, तो हमें पता है कि एस, फिर पी, फिर डी और एफ मान लेते हैं, चलो। तो अब यहां पे एन एस, एन पी, एन डी और एन एफ की बात हो रही है, लाइक 4s, 4p, 4d, 4f की बात हो रही है, ठीक है। एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं आपसे इतना पूछूंगा कि बताओ इसमें से, इन सबशेल्स में से मोर क्लोज टू न्यूक्लियस कौन है? देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस के क्लोज कौन है, लेकिन आज रीजन बता रहा हूं मैं
कि एस न्यूक्लियस के इसलिए क्लोज हैं क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। और ये चीजें डिसाइड होती है, ये एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स और ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिगार्डिंग, सारी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करते हुए जब हम ये इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं ना, वहां से तय होता है कि कौन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा। ऑब्वियसली एस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन बैठा है 2s में और एक इलेक्ट्रॉन बैठा है 2p में, ऐसे समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन 2p में बैठा है। अब ध्यान से देखना, सेम शेल नंबर है, यस। क्या n की वैल्यू 2 दिख रही है? क्या n की वैल्यू 2 दिख रही है? अब मैं बोलूंगा कि 2s इज मोर क्लोजर, 2s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस और 2p इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। भाई रिफ्रेश करके देख लो, आखिरी बार बोल रहा हूं। और अगर स्पैमिंग कर रहे हो इस बात की तो भी देखो मेरी किस्मत खराब है ना, क्योंकि स्पैमर्स को एक मौका मिल जाता है कि आज की क्लास की स्पैमिंग ये कर देते हैं कि क्लास नहीं चल रही है। तो अगर ऐसा है बेटा तो भी बहुत बढ़िया यार बेटा, क्या तुम मस्त, तुम्हें तो आज कंटेंट मिल गया सीधा लिखने के लिए कि आज की स्पैमिंग क्लास में दूसरी क्लास चल जाने की वजह से। तो वो मेरी किस्मत है और वो खराब भी है। इतने साल से मुझे पता है कि मेरी किस्मत खराब है बहुत। और अगर कोई जेन्युइनली बच्चा ये कह रहा है कि हाँ ठीक है नहीं चल रही है बेटा, वो स्पैमिंग नहीं कर रहा है, तो रिफ्रेश कर ले मेरे भाई, रीलोड कर ले, ऐप को बंद करके वापस चला ले। कौन सा तुझे 10 किलोमीटर जाके कहीं स्विच है वहां से तार छुड़वा के ऐप बंद करनी है कि सर मैं जाके 10 किलोमीटर दूर जहां से मैंने तार ऐसे बिजली से लगा रखे वो हटाऊंगा तब मेरी ऐप बंद होगी? ऐसा तो नहीं है। कोई मोटर तो नहीं चल रही खेत में पानी की कि जाके थोड़ा दूर और फिर तार छुड़वाए, ऐसा तो नहीं है। चोरी करके तो नहीं चला रहा, तूने सब्सक्राइब किया हुआ है, तेरे हाथ में है, बंद करके वापस चला ले। कितनी देर लगती है? ज्यादा देर लगती है क्या? नहीं। हाँ स्पैमिंग नहीं है तो भाई बदल दो यार। अब बहुत सारे बच्चे लैपटॉप पे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐप पे देख रहे होंगे, भाई कर लो यार कुछ। मुझे ज्यादा नहीं पता यार, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं भाई। क्लास वोट ही करवा लेता हूँ ना, लो। क्या क्लास में मैं ही दिखाई दे रहा हूं? आपको भी पता है कि ये इसका मतलब है सब कुछ सही है और इसका मतलब है खराब है। आ जाओ। और अगर खाली तुम परेशान कर रहे होंगे ना तो तुमको, लड़कों तुमको तुम्हारे होने वाली की कसम बहुत बेकार आएगी, और लड़कियों तुम्हें तुम्हारे होने वाले की कसम बहुत ही कतई नीच आदमी मिलेगा, बेकार। बस अब आ जा, अभी ठीक है। 82% लोग कह रहे हैं कि सही है। हाँ तो फिर ये स्पैमर्स ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन कुछ सारे तो नहीं होंगे। बेटा रिफ्रेश कर लो यार प्लीज। और अब तो मैंने कसम दे दी, करो स्पैमिंग अब, करो, देख लेना। आ जाओ भाई। तो हमें पता है कि 2s जो है वो ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, लेकिन मुद्दा यह है कि होने को हमारे पास एक सिस्टम 2s1 भी होगा, होने को हमारे पास एक सिस्टम 2s2 भी होगा, होने को हमारे पास एक सिस्टम 2p1 भी होगा।
मतलब सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ये लिथियम वाला सिस्टम है, ये बेरिलियम आखिर में ऐसा है, बोरोन सबसे लास्ट में आपको ऐसा दिखाई देगा, कार्बन आपको सबसे लास्ट में 2p2 दिखाई देगा, करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर 2s ज्यादा पास हैं न्यूक्लियस के, हाँ, तो सर 2s तो ये भी है, 2s ये भी है, तो मैं ये बोलूंगा कि पेनेट्रेशन तो इसमें और इसमें भी लग रहा होगा, यानी कि 2s1 सिस्टम और 2p1 सिस्टम में भी पेनेट्रेशन इफेक्ट लग रहा होगा। लेकिन हमारे लिए कहां इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बताओ, हमारे लिए वो चीज कहां इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहां पे हमारा ऑर्डर बदल दे, जहां पे हमारा क्या हो, ऑर्डर बदल दे, जहां पे हमारा क्या बदल दे, ऑर्डर बदल दे। ऑर्डर बदलने का मतलब है कि हो सकता हो 2s1 और 2p1 में से 2s1 की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, और इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। अब जब हम फाइनल ऑर्डर लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब एक बार के लिए मेरे से मुझे ये बताओ कि क्या फाइनल ऑर्डर में तुम क्या मानते हो, फाइनल ऑर्डर में तुम क्या मानते हो, फाइनल ऑर्डर में तुम क्या मानते हो, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा और फिर तुम लिख लेना। फाइनल ऑर्डर में तुम क्या मानते हो, तुम किसे फाइनल ऑर्डर मानते हो, कि सर अगर हम, सुनो, मान लो यहां पे आयोनाइजेशन, अभी नोट मत करना बेटा क्योंकि मैं उसमें चेंज करूंगा, आयोनाइजेशन ऑर्डर लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड लिख रहा हूं। अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं, इसे अभी नोट नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब क्या करना है, अभी चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, फिर बोलोगे समझ नहीं आया, अभी मुझे मेरे को समझाने दो पहले। एक साथ 4 फैक्टर हैं, चारों फैक्टर एक साथ इसमें ऑर्डर में लगाना है, तो मुझे टाइम दो। ये देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लिथियम बेरिलियम, क्या सबको सेकंड पीरियड याद है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, और इनके सबसे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस लिखूंगा। वाई आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस ओनली, बिकॉज हमें अभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, मैंने यहां थोड़ी लिखा है 2 है कि 3 है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 2s1 में पड़ा है, इसमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 2s2 में पड़ा है, इसमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 2p1 में पड़ा है, इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p2 में होगा, है ना, ये आपका 2p3 सिस्टम है, ये आपका 2p4 सिस्टम है, ये आपका 2p5 है सबसे लास्ट जहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ये आपका 2p6 सिस्टम है। जो जो तुम्हें पता है एक बार के लिए तो मुझे इतना बताओ, एक बार के लिए भूल जाओ, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली बात करी, या मैंने पेनेट्रेशन पावर की बात करी, भूल जाओ। और तुम अगर ये 2 फैक्टर नहीं ध्यान में रखोगे तो तुम इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे, मेरी बात सुनना बेटा, अगर तुम 2 फैक्टर ध्यान में नहीं रखते हो, मैंने कहा एक बार के लिए भूल जाओ जो मैंने बताया, इनको अभी अप्लाई करेंगे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे बताओ फिर इधर से इधर जाने पर जनरल ट्रेंड सोचो कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, सर ये तो एक पीरियड है, बोले हाँ ये एक पीरियड है, तो फिर ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर दो, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ सर ठीक है सर ठीक है। लेकिन अब वो 2 फैक्टर इस रेगुलर ट्रेंड को खराब करते हैं, वो 2 फैक्टर इस रेगुलर ट्रेंड को खराब करते हैं। पहला हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि ये रहा 2p3, 2p3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इस हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से ज्यादा एनर्जी होगी, और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने जस्ट आगे आने वाले, जिसकी जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग, जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग, है ना, ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए थी, वो नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे ये रूल टूट गया इस जगह पे। और ये क्या हुआ, यहां पे क्या चीज नई बन के आई, यहां चीज नई बन के आई कि भैया ये ऑक्सीजन यहां आ गया और नाइट्रोजन यहां आ गया, ऐसा हो गया। रीजन बोलो क्या, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये रेगुलर ट्रेंड जो होना चाहिए था वो टूट गया।
मैंने कहा ना, अगल बगल में ही ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा। तो इसने अपने जस्ट पास वाले से ज्यादा एनर्जी कर ली, और जब हम कर ली तो फिर हमें तो ऑर्डर बदलना पड़ जाएगा, हम क्या करें। अब उसके बाद यहां पे 2s2 और 2p1 में देखो, जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली 2p1 का ज्यादा होना चाहिए था, नहीं होता। इस जगह पे पेनेट्रेशन पावर लग गया, इस जगह पे क्या लग गया बेटा, पेनेट्रेशन पावर लग गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसे ही बोलते हैं पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर इज बेसिकली क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। अब ये 2s में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ज्यादा क्लोज हो गया। अब ज्यादा क्लोज हो गया तो इसने इतना असर दिखाया, इनका असर इतना ही होता है कि ये अपने से पास वाले से, जस्ट पास वाले से ही कॉम्पीट कर पाते हैं और बदल पाते हैं। होने को 2s1 में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, 2s1 में वो भी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, लेकिन 2s1 और 2p1 जो है वो पास पास नहीं है। रिमूवल के केस में हमें इसके आसपास का ही देखना है सिर्फ। तो हमारे पास यहां से एक नई चीज और आ जाती है, और वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि अब मुझे यहां बेरिलियम का बोरोन बेरिलियम को इधर इधर कर दो, बोरोन इधर कर दो और बेरिलियम इधर कर दो। दो जगह पे एक पीरियड में गड़बड़ हुई है, यानी कि हमें एक जगह पे फैक्टर लगाया ये वाला, दूसरी जगह पे फैक्टर लगाया ये वाला। अब हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर बन के आया, क्या तुम इसे फाइनल ऑर्डर लिख सकते हो? क्या तुम इसका फाइनल ऑर्डर लिख सकते हो? वो फाइनल ऑर्डर क्या लिखोगे बताओ? फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या लिखोगे जल्दी बताओ? फाइनल ऑर्डर क्या लिखोगे? क्या लिथियम है? ठीक है, उसके बाद बोरोन लिख दूं, उसके बाद बेरिलियम लिख दूं, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्या लिखूं? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन एंड देन नियोन। अच्छा, नियोन क्या है कि इसका मैक्स होने का रीजन है फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, रीजन है फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हम क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट सोच रहे होते हैं, रेगुलर ट्रेंड, तो ये तो वैसे ही सबसे ज्यादा निकाल देते हैं। याद रखना, इसलिए ये ज्यादा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट में सबसे राइट में आ रहा है, ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, क्योंकि कभी रीजन पूछ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब रीजन ये है, हाँ ठीक है, वो तुम अगर जनरल ट्रेंड सोच रहे हो तो ये सबसे राइट में आ रहा है, और सबसे राइट में आ रहा है तो तुम उसे इंक्रीज ही करोगे, तो इससे तुम्हारा आंसर तो गलत नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन बेटा रीजन वो नहीं है, रीजन है फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। रीजन क्या है? फुलफिल्ड स्टेबिलिटी है। ठीक है, सही हो गया। देखो, अब मेरी बात सुनो, इसे नोट नहीं किया ना, मैं वापस आ रहा हूं इस स्लाइड पे। अब तुम उस पे आओ, सीधा हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, और अब ये बना लो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या यहां पे कोई दिक्कत है? क्या ये सिर्फ किसके, ज्यादातर किस में देखा जाएगा? ये है ना जनरल ट्रेंड ऑफ ग्रुप हो गया, ये जनरल ट्रेंड ऑफ इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप जनरल ट्रेंड। जनरल वर्ड बहुत जरूरी है बेटा, जनरल वर्ड बहुत जरूरी। जनरल वर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि गड़बड़ तो हो ही सकती है। रेगुलर ट्रेंड क्या है? रेगुलर ट्रेंड यही है कि साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। करेक्ट है, क्लियर है, पहला फैक्टर क्लियर है। दूसरा फैक्टर, ये क्या जनरल ट्रेंड है? ये क्या है? ये जनरल ट्रेंड किसका है बेटा? जनरल ट्रेंड इन, है ना, जनरल ट्रेंड इन पीरियड, इन अ पीरियड। लेकिन उसी पीरियड में ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो गड़बड़ करेंगे, और वो दो फैक्टर कौन से हैं? एक तो है फुलफिल्ड NP6, इसके लिए मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम, यहां पे लिख लो मैक्सिमम इन अ पीरियड। इसी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? कौन बताएगा? किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बेटा? क्या नोबल गैस की होगी? इनर्ट गैस की होगी। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है।
अगर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में। उसके बाद आता है np3, np3 np4। क्या आता है बेटा? np3 np4। इस np3 np4 को मैं 3 पीरियड में निकाल देता हूं। एक निकाल देता हूं 2p3 2p4 के लिए, दिस इज फॉर सेकेंड पीरियड। एक निकाल देता हूं 3p3 3p4 के लिए, दिस इज फॉर फोर्थ पीरियड। और एक निकाल देता हूं 4p3 4p4। मैंने चौथे पीरियड तक ये रूल्स वैलिड होते हैं, चौथे पीरियड की भी जरूरत नहीं पड़ती नीट में, तो दूसरा तीसरा पीरियड ही काफी होता है ना। तो फाइनल ऑर्डर तो हम दूसरे तीसरे पीरियड के ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की अगर आप बात, क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने देखा कि चौथे पीरियड की जो ये इरेगुलरिटी है ये मॉड्यूल में दी हुई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ये देख ही रहा था। मॉड्यूल देखा है आपने? आपके पास है ये वाला मॉड्यूल? क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह हम लोग इसमें से करवाएंगे तो वो आपको देखना ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं मंगवाया है मंगवा लो, असला बारूद पूरा होना चाहिए। ड्रॉपर हो तो एक ड्रॉपर वाले बच्चे बोल देते हैं कि हमारे पास है, पुराना है, ये है, वो एक जेन्युइन रीजन है कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप 11th क्लास के हो, 11th में आपको कम से कम ये स्टडी मटेरियल तो साथ में चाहिए ही। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, क्या पढ़ोगे? हम लोग इसमें से क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे बेटा। फिर जाके कभी वीडियो बनाओगे, 11th बर्बाद है। समझो ना बात को, तो बर्बाद करनी ही क्यों है? नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले देख भी रहा था ये सब चीज, है ना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसमें कुछ थियरी वेरी क्या दी हुई है, तो मैं वो जस्ट एक थियरी देख रहा था, तब मुझे नजर आया यहाँ से, है ना, कि इसमें फोर्थ पीरियड के बारे में भी चीज लिखी हुई है। दिखा मुझे वहां पे वो, ठीक है। चलिए, नहीं है मॉड्यूल तो मंगवा लो भाई, स्टडी मटेरियल तो होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। युद्ध लड़ने जा रहे हो, तलवार भूल गए तो नहीं चलेगा, तलवार तो लेके चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये तो तैयारी का एक मतलब आज की तारीख में अगर मैं तैयारी करता हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा ना कि भाई पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्वेश्चंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। पीवाईक्यूज होते हैं इसमें, ताकि तुम्हें पता तो चले पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें कुछ थियरी भी होती है। जिन बच्चों को बुकिश लैंग्वेज पढ़ने की आदत है वो नोट्स को छोड़ के, नोट्स पढ़ने के बाद इसमें से भी थियरी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बुराई तो कुछ है नहीं, जो है वो भलाई है। बुराई तब है जब तुम ले आओ, मंगवा लो और पटक दो साइड में, वो बुराई है बेटा। तो जब मंगवाओ तो पढ़ भी लेना। हम लोग इसमें से होमवर्क देंगे, हम लोग इसमें से एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। जैसे मैं इसमें से कुछ होमवर्क दे के चला जाऊंगा आज, अब जिसके पास है वो कनेक्ट करके कर लेगा यार कि ये क्वेश्चंस कर लेना, मैं पेज नंबर से दूंगा सीधा, ठीक है ना। पीडीएफ है वो कौन सा एडिशन है मुझे नहीं पता, ये हर साल इसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, उसे ठीक करते हैं, है ना। तो बेटा पेज नंबर वगैरह से अलग अलग होता है, आप वो चीज कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो 2s2 2p3 2p4 देखो, देखते जाना। 2p3 2p4 देख लिया, 2p3 2p4। 2p3 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन बताएगा? 2p3 की ज्यादा हो जाएगी 2p4 से, 3p3 की ज्यादा हो जाएगी 3p4 से, और 4p3 की ज्यादा हो जाएगी। उल्टा हो गया ना, ज्यादा तो ये होना चाहिए था क्योंकि बाद में तो ये आता है, और जनरल ट्रेंड ये कहता है कि इधर से इधर जाने पे इंक्रीज होती है। तो ये इधर है, इधर है, 3 के बाद 4 आता है, ये इधर है राइट में, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां उल्टे हो गए। अब बताओ क्या मैं इनको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे? कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन से। फॉस्फोरस की ज्यादा होगी किससे? सल्फर से। इसके नीचे कौन आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर कौन आता है बेटा? आर्सेनिक आता है। इसकी ज्यादा होगी ओल्ड स्टाइल से, सेलेनियम से। लो, करेक्ट है। तो बस आपको ये जब जब आप दूसरा पीरियड लिखो तो ध्यान रखो, तीसरा पीरियड लिखो तो ध्यान रखो, चौथे पीरियड की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं करवाता भी नहीं हूँ। का रीजन है कि बीच में डी ब्लॉक पड़ता है, फिर उसे स्किप करने देखना पड़ता है, उसको स्किप करके चलना पड़ता है, डी ब्लॉक को हटाना पड़ता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक को साइड में करना पड़ता है कि तुम बीच में मत आओ। एक बार सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखेंगे हम, ये चीज है। अब ये हो गई, ये तो हो गया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन।
पेनेट्रेशन पावर की बात अगर हम करें, पेनेट्रेशन पावर, तो मैंने ये तो बता दिया कि व्हाट इज पेनेट्रेशन पावर। व्हाट इज पेनेट्रेशन पावर? सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ये पावर होती है सब शेल्स की। ये एक बेसिकली एक एनर्जी लेवल से डिसाइड होता है कि कौन न्यूक्लियस के कितना करीब है। जो न्यूक्लियस के जितना करीब है, उस सब शेल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन आपसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। वो ज्यादा कम एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है पहले से, तो वहां से निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो पेनेट्रेशन पावर में हमारे पास NS2 NP1 के कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं। अब NS2 NP1 में दो केस लेते हैं, 2s2 2p1 ले लेता हूं। तीसरे पीरियड में मैं 3s2 3p1 ले लेता हूं, जैसे हमने यहां किया 4 पीरियड तक। इसमें मैं 4s2 4p1 ले लेता हूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, अब करवा देते हैं। अब देखो 2s2 2p1 में ये ज्यादा हो गया, होना चाहिए था इसे ज्यादा, बिकॉज ये राइट में है। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। एलिमेंट्स कौन बताएगा बेटा? 2s2 कौन होता है? क्या बेरिलियम होता है? क्या बोरोन होता है? 2p1 बोरोन होता है, 2s2 बेरिलियम होता है। बिल्कुल सही बात है। ये यहां से ऐसे ऐसे कर देना है ना, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। तुम एकदम बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, तुम तो सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हो, सुंदर सुंदर। ठीक है बेटा। 3s2 3p1 बेरिलियम, ये 2s2 बेरिलियम, 3s2 बेरिलियम के नीचे आने वाला कौन आता है? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। 2p1 3p1। फिर ये यहां कौन आता है? कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम है, और स्कैंडियम से जिंक यहां कंसिडर नहीं किया गया है, यहां सीधा आगे जाके गैलियम कंसिडर किया गया है। अब कहने को ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि सर गैलियम तो कहां 31 नंबर है सर, और कैल्शियम तो 20 नंबर एटॉमिक है। 20 से 31 पास पास थोड़ी हुए। मैंने कहा डी ब्लॉक को बीच में से हटा दिया, अब चिपका दे, पास हो गया। क्योंकि हमें तो इससे मतलब है ना कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4s2 में है, कैल्शियम में, और गैलियम में यही चीज 4p1 में है। तो कैल्शियम गैलियम में भी ये लगता है। मैं नहीं करवाता था ये एग्जाम्पल, मुझे पता है नीट में नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैंने अब करवा दिया। ठीक है। कुछ बच्चे कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें हटा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फिर रोएंगे सर मुझे ब्लॉक कर दिया, प्लीज सर मुझे अनब्लॉक करवा दीजिए। बताओ, इंस्टाग्राम पे फिर ये ऐसे करेंगे? करेंगे? एक मिनट, हाँ, एक मिनट देना बेटा। यस, ठीक है भाई। हाफ फिल्ड रॉन्ग है? अच्छा, ओके। अगले ने प्रिंट ही खलब कर रखा है, ओके, उसे सही कर लेते हैं बेटा। ओके, ये मुझे अच्छी बात लगी कि तुमने ये चीज पहचान ली, मैंने तो देखा भी नहीं था, है ना। तो थैंक यू कि इतना बड़ा ब्लंडर आपने निकाल लिया, वहाँ टाइपिंग एरर था। ये अच्छी बात थी कि मैंने पहले समझा रखा था। ठीक कर लिया। गुड गुड गुड, थैंक यू यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऑपरेटर भैया है अपना, गांजा गांजा। हम्म चल भाई, नोट कर लिया? अगर ये नोट कर लिया तो इसके जस्ट बाद आप ये नोट करिए। अब मैं इसे नीचे ले रहा हूं इस स्लाइड को। अगर ये नोट कर लिया तो अब आप इसे नोट करिए, क्योंकि अब आपके लिए ये एकदम एकदम आसान आसान तरीके का है। कब से बोल रहे थे बेटा? नहीं पता था ना, मैं इतना ज्यादा भी नहीं देखता कमेंट्स, कभी कभी देख लेता हूँ बस। ठीक है सर, आपका इंस्टाग्राम क्या है बताओ?
लिखो हमारा नाम आ जाएगा भैया, ऐसा भी क्या है, इतना मुश्किल नहीं है, पब्लिक अकाउंट है, नाम लिखो। अगर वहीं सब चलाने का शौक है सोशल मीडिया पे तो आओ, वहीं करते हैं बात फिर। बाकी तैयारी के टाइम पे करना तो नहीं चाहिए बेटा। बाकी मुझे पता है आजकल के हर बच्चे की तो इंस्टा आईडी होती है, हम लेट थे, तुमने तो पहले ही बना रखी होगी। यस, जरा चेक करो अब इस चीज को, क्या आपको अब इस ऑर्डर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई बेचैनी, कोई यातना, वेदना, दर्द, क्या बोलते हैं उसको, क्रंदन, पीड़ा, घबराहट नहीं है? करेक्ट है, ठीक है, अच्छे सिम्टम्स है सारे। कष्ट रहेगा, कष्ट, हाँ एक लिख रहा कष्ट, हाँ बिल्कुल बेटा कष्ट। घम ठीक है बेटा, अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तीस फाइन ये तो हमने लिख ही लिया, तीसरे का तुम लिखो, सेकंड हमने लिख लिया, डन है, डन है, सेकंड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है। तीसरे पीरियड का लिखो, तीसरे पीरियड का ऑर्डर लिखो फटाफट, सेम कॉन्सेप्ट के साथ तीसरे पीरियड का ऑर्डर लिखो, सेम कॉन्सेप्ट के साथ तीसरे पीरियड का ऑर्डर लिखो, चलो। हाँ वो नोट करना है, नहीं किया क्या भाई? ये बाबू नोट करना रे। हाँ हाँ कर ले कर ले, अरे भाई थोड़ा जल्दी करो रे, ऐसे तो अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा रे बबुआ, दिक्कत हो जाएगा। जल्दी लिखो, इतनी मैं ही सुनता हूँ ये नोट करने वाली बात पे, मैंने देखा है टीचर्स को भाई भगा देते हैं कि बाद में कर लेना, हटा देगा, राइट। चौली, ठीक है, तो अब आपको तीसरे पीरियड का ऑर्डर फाइनल लिखना है, लिखो तीसरा पीरियड, पहले तो तीसरा पीरियड लिखना आता है कि नहीं है? हम्म, सर समझा दो सर, अब क्या यार मेरे पास बैठ के समझेगा क्या, समझा तो दिया, हम्म, लाड में आके समझेगा क्या? तीसरा पीरियड लिखो, सबसे पहले लिखो सोडियम, उसके बाद लिखो मैग्नीशियम, उसके बाद लिखो क्या, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या लिखोगे, सिलिकन, उसके बाद क्या लिखोगे, फास्फोरस, उसके बाद क्या लिखोगे, सल्फर, उसके बाद क्या लिखोगे, क्लोरीन, उसके बाद क्या लिखोगे, आर्गन। हो गए 8 एलिमेंट, 8 ही होते हैं, दूसरे और तीसरे दोनों में 8 8 एलिमेंट ही होते हैं। अब इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो जरा, क्या ये 3s1 है, क्या ये 3s2 है, क्या ये 3p1 है, क्या ये 3p2 है, क्या ये 3p3 है, क्या ये 3p4 है, क्या ये 3p5 है, सबसे लास्ट वाला, और ये क्या p 3p6 है? क्या इसे मैक्स लिख दूं, रीजन तुम बताओ। ठीक है, पहले जनरली हमें इसको, हमको ऐसा लगता है कि जो चलेगा, लेकिन अब हम सीख गए हैं तो हम पहले से दिमाग लगा लेते हैं, इनमें लोचा होएगा, फिर इनमें लोचा होएगा, ठीक है। तो देखो मोना डार्लिंग, आइए अब हम तीसरे पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी का फाइनल ऑर्डर लिखेंगे, चलो। तो यहां पे देखिए, सोडियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, ठीक है, लेकिन यहां कुछ उल्टा होगा क्या, होगा सर, पेनेट्रेशन पावर है सर, रीजन लिखा है सर, पेनिट्रेशन पावर है सर, उसके बाद ये वापस इंक्रीज नॉर्मल, ये वापस इंक्रीज नॉर्मल, लेकिन सर इधर गड़बड़ हो गया, इधर गड़बड़ हो गया, इधर गड़बड़ हो गया, इधर गड़बड़ हो गया, तो रीजन गड़बड़ का रीजन हाफ फील्ड वाला हो गया,
सेम टू सेम इज रे, सेकंड पीरियड का सेम टू सेम इज, वो पिज करना है एकदम है। और ये क्या है, फुलफिल्ड की वजह से। अब यहां से ये ज्यादा हो गया, यहां से ये ज्यादा हो गया। क्या तुम इसे फाइनली अरेंज कर सकते हो? फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर बताओ। अरे फाइनल ऑर्डर में कुछ नहीं करना, इसको इधर इसको इधर करना। क्या बताओ, ये सोडियम हो गया, फिर ठीक है, क्या एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, फिर क्या मैग्नीशियम हो गया, फिर ठीक है, क्या फिर क्या क्या सिलिकॉन हो गया, ठीक है, फिर क्या लिखूं, सल्फर लिखूं क्या, ठीक है, क्या फॉस्फोरस लिखूं, ठीक है, फिर क्लोरीन लिखूं, ठीक है, फिर क्या ऑर्गन लिख दो, लिख दो आर्गन, सॉरी ऑर्गन नहीं। क्लियर, ठीक है। चलो, अब पता है सवाल कहां से आते हैं, इन्हीं के टुकड़े दे देते हैं। वो यहां से सोडियम दे देगा, फिर सल्फर दे देगा, फिर क्लोरीन दे देगा, फिर आर्गन दे देगा। अरे तो ठीक है, हमें तो पता ही है पूरा। अब बीच में से कैसा भी टुकड़ा दे दे, 4 का दे दे, 3 का दे दे, 5 का दे दे, 6 का दे दे, 7 का दे दे, 2 का दे दे, सब बना देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आता है हमें। अब ये क्या है, ये चचा क्या कह रहे हैं, ये चचा कह रहे हैं कि भैया अगर आपको एक जुगाड़ दे दूं, जुगाड़। चचा कह रहे हैं कि देखो सीधी सीधी बात है, और वो सीधी सीधी बात ये है कि अगर एक पीरियड में एलिमेंट, तो ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर कर रहे हो, अगर ऐसा है तो दूसरे तीसरे पीरियड के लिए ना एक कॉमन रूल बन सकता है कि जो अगर एन की वैल्यू सेम है, इफ एन की वैल्यू सेम है, तो NS1 से ज्यादा पहले NP1 आता है, देन NP2 आता है, सॉरी देन NS2 आता है, देन NP2 आता है, उसके बाद NP4 आता है, उसके बाद NP3 आता है, उसके बाद NP5 आता है, और उसके बाद NP6 आता है। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता रह गई ना, तो आप दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो, इवन दैट चौथे का भी लिख दो। चौथे पीरियड का ऑर्डर भी यही होगा। आपको यहां 4 लगाना है, काम हो जाएगा। आपको यहां 3 लगाना है, काम हो जाएगा। आपको यहां 2 लगाना है, काम हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है। ये NS1 NS2, ठीक है, तो ये क्या हो गया NS1। अब यहां हमने NP1 और NS2 को आगे पीछे क्यों किया, ये भी तो पता ही होगा ना आपको। तो बताओ इसको आगे पीछे करने का कारण क्या है, ये है पेनेट्रेशन पावर। इनको आगे पीछे करने का क्या कारण है, ये है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और ये सबसे मैक्स होने का कारण क्या है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। अब सोचो, आपको दूसरे पीरियड का लिखना हो, तीसरे का लिखना हो और चौथे का लिखना हो, आप खाली यहां दो दो तीन, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, एन की वैल्यू चेंज कर लो और अकॉर्डिंगली आप इसे अरेंज कर लो। ये फाइनल ब्रह्मास्त्र हो गया आपका। ये ब्रह्मास्त्र अभी आगे कितना काम आएगा इसका आपको आइडिया ही नहीं है। एमडीजे हल्का तो कहीं होता नहीं है, एमडीजे तो भारी पड़ता है। तो देखो ये दे दिया है मैंने एमडीजे, इससे आप अभी तक का काम तो कर ही सकते हो। दूसरे पीरियड का लिख लो, तीसरे पीरियड की लिख दो, चौथे पीरियड की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे की मत लिखना, पांचवे में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, पांचवे तक की कोई बात ही नहीं है। प्लीज मैं कह रहा हूं फॉर दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, आगे मत बढ़ना। मैंने चौथा पीरियड भी इस बार इंक्लूड कर लिया। मैं देख लो, मैंने चौथा पीरियड पूरा तो लिखवाया ही नहीं है, तुम्हें भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे समझो कि ये दूसरे तीसरे के लिए ही है, तुम्हें लिखना ही नहीं चौथा पीरियड। हाँ, उसमें वो कैल्शियम गैलियम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना बस, इतनी सी बात है। ठीक है, मुझे तो इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही। कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं है बेटा, कि इसकी जगह तू कुछ और सब्जेक्ट लगा दे, संस्कृत लगा के बोल दे कि मैं 15 सवाल संस्कृत के लूंगा। अभी ऐसा ऑप्शन नहीं आया है ना। एला कार्टा नहीं है यहाँ पे कि एला कार्टा में मैं चैनल, ये चैनल ले लूं, एक गाने का चैनल ले लूं, एक मूवी का चैनल ले लूं। ऐसा सिस्टम अभी नहीं है बेटा। एला कार्टा पता है, बूफे टाइप ना, जो चाहिए वो ले सकते हो ऐसे करके, मतलब उसे ही बोलते हैं एला कार्ट। ऐसा सिस्टम नहीं है अभी, जो है वो ये है। ठीक है, कॉलेज में जाएगा तो भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे तो एनाटमी पसंद, समझ ही नहीं आ रही। अरे तो एनाटमी नहीं पढ़ेगा तो क्या इंजन खोलेगा मोटरसाइकिल का है? सारी बॉडी के ह्यूमन एनाटमी नहीं पढ़ेगा तो क्या इंजन खोलेगा क्या?
वहां पे पाने लगाएगा, वहां भी तो पढ़ना पड़ेगा। बस फिर, तो इन बातों का क्या, कुछ नहीं, ये महज एक बहाने हैं। और जब बातें ये आप लिखते हो, दुनिया कहती है कि जो बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट करनी हो ना, उसे आप लिख दो। ऐसा बोलते हो ना कि हमेशा अगर आपको कोई चीज दिमाग पे ज्यादा असर डालनी हो कि भैया मुझे ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहे, मैं भूलूं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। उस चीज को क्या करते हैं, बार बार लिखते हैं। अब आप बार बार लिखते हो कि मुझे तो इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग को खुद ही बोल रहे हो कि भाई नहीं आ रही मुझे इनऑर्गेनिक। वो बेचारा कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन आप तो उसे बार बार यही बोल रहे हो कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो फिर नहीं आएगी। इसीलिए लिखना और कमेंट करना भी ये जानना जरूरी है कि क्या लिखना है। कैसे नहीं आ रही है, आनी चाहिए, आएगी। कभी सोचा है इस बारे में कि आ भी सकती है समझ में? हम्म, शिद्दत से चाहा है कभी किसी चीज को? मुझे नहीं लगता कि तूने चाहा होगा। कहीं ना कहीं आप चाह नहीं रहे हो। आप चाहो, आपको सब समझ आएगा। दुनिया में क्या काम मुश्किल है, कुछ नहीं। इच्छा सबसे बड़ी है, इच्छा शक्ति बोलते हो ना आप, इच्छा शक्ति, कि किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति हो ना, तो वो चीज 50% तो यूं ही कर लेता है आदमी। आधा रास्ता पार है, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आधा रास्ता पार कर चुके हो आप। समझ रहा है मेरी बात को? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, तो दो ऑप्शन है भाई, या तो तू ऐसा सोच रहा हो कि इसके बिना काम चल जाए, जो कि चलेगा नहीं, या तुझे किसी और टीचर से पढ़ना हो, वो एक ऑप्शन है। हाँ वो कर सकता है, वो एक कर सकता है, लेकिन वो भी यही सब पढ़ाएंगे बेटा। वो कुछ नया नहीं बोलेंगे, वो भी एटम, इलेक्ट्रॉन, सब शेल्स, यही सब वर्ड बोलेंगे। उनके यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी को, है ना, कुछ और नाम नहीं दिया जाएगा, यही होगा। गलत तो नहीं बोला ना मैंने बेटा, गलत तो नहीं बोला। जितना जल्दी हकीकत को जान जाओगे, उतना जल्दी सिलेक्शन को पाओगे। आप जब अपनी रियलिटी से जितना जल्दी जूझो, मतलब जितनी ज्यादा आप हकीकत से मतलब जुड़े रहोगे, यथार्थ बोलते हैं ना उसको, सच को, जितना जल्दी आप यथार्थ से जुड़े रहोगे, हकीकत से जुड़े रहोगे, उतना क्लोज हैं आप सिलेक्शन के। और अगर आप सिर्फ हवाबाजी में रहोगे कि हो जाएगा बाद में कर लूंगा, हाँ ठीक है बाद में देख लूंगा, नहीं हो रहा मुझसे, ये नहीं है, ये भाई ये तो बहुत मुश्किल है, अरे इससे नहीं उससे करके देखता हूँ, उससे नहीं उससे करके देखता हूँ, इससे नहीं उससे करते, हमारे पास तो 10 टीचर है। अब 10 टीचर है तो क्या तू 10 टीचर बदलेगा? साल निकल गया तेरा 10 टीचर में, 10 टीचर में तेरा साल चला गया। अब हुआ क्या, तू तो जमाने में ये भी नहीं बोल पाएगा कि मैं किस वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 10 टीचर बदले थे। बोल ही नहीं पाएगा, अपनी गलती कोई मानता नहीं है। कोई बोलता है कभी ये? बहुत कम बच्चे होते हैं जो हमें आके ये बोलते हैं कि सर मेरी गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। वरना सिलेक्शन ना होने का ठीकरा किस पे फोड़ा जाता है? स्टडी मटेरियल, टीचर, कोचिंग। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें करके देखता हूँ, इसमें नहीं उसमें करके देखता हूँ। उन बच्चों का क्या जिन्होंने 3 कोचिंग बदल दी, उनका तब भी नहीं हुआ, फिर किसकी गलती है? हाँ ठीक है, कई बार लगता है कि किसी की गलती है तो आप उसका जेन्युइनली बोलिए। मैं नहीं कह रहा कि हर बार सब जगह सब सही होगा तुम ही गलत होगे, नहीं। लेकिन काम चोरी कोई अपने नाम एक्सेप्ट नहीं करता ना बेटा। जमाना ही नहीं है ऐसा कि मैंने काम चोरी करी है, एक्सेप्ट नहीं करता कोई। दूसरों को गलत बोलने में 1 मिनट लगाते हैं हम, लेकिन मजाल कोई दिन उगा हो जिसमें हमने बोला हो कि हम गलत है यार, नहीं, कभी नहीं। लेकिन वो हमें एक अंधेरे में रखती है वो चीज, और उसका कोई अंत नहीं है। कभी अपनी गलतियों से सीखना शुरू करो, आपको इतना लाइट लगेगा ना, एकदम हल्का लगेगा। क्योंकि पता है, जब हमें पता होता है ना कि हमारी गलती है, और फिर भी हम जमाने में ये नहीं बोल रहे होते हैं कि हमारी गलती है,
तो उसको हम किसी और के सिर पे मड के काम चला रहे हैं कि नहीं मेरा तो इस वजह से नहीं हुआ था। नहीं, हम झूठ बोल रहे होते हैं खुद से। और जब हम खुद से झूठ बोलते हैं ना, तो सबसे भारी यहां लगता है बेटा, दिल पे। और जब दिल भारी रहने लगता है ना, तो आदमी खुश नहीं रह सकता। कभी सच बोल के देखो, कभी कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करके देखो, और फिर मैं यहीं खड़ा हूं, बताना तुम्हें कितना लाइट फील होगा। तुम्हें लगेगा हाँ यार, कुछ टेंशन कम हुई है मेरी लाइफ की। सब कुछ भर के नहीं बैठा हूं मैं यहां पे, मैंने लोगों को सच बोला है। करके देखो कभी, अच्छा लगता है, हल्का महसूस करोगे, बहुत हल्का। और एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। डॉक्टर की बात छोड़ो, क्योंकि अच्छा इंसान होना तो हर प्रोफेशन में जरूरी बनता है। कोई सा भी प्रोफेशन हो दुनिया का, पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, उसके बाद प्रोफेशन आता है। आओ भैया, चलो हो गया आज का मोटिवेशन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। ठीक है, बढ़ गए भाई, डरा क्यों रहा। अब एक तगड़ी चीज बताऊं, तगड़ी चीज, राजी हो, करोगे, साथ दोगे मेरा। देखो, टीचर का ही काम होता था लाइफ लेसन्स देने का। पहले के टीचर्स जो हैं वो जीवन के बारे में भी बताते थे, किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बताते थे पहले के टीचर्स। हो सकता हो मुझ में वो चीज हो, क्योंकि शायद मैंने उन्हीं टीचर्स से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। मैं ऐसे टीचर्स से ही बढ़ा हूं जिन्होंने किताब के अलावा भी लाइफ के बारे में भी ज्ञान दिया है, और वो जरूरी है। आप सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे, सिर्फ एग्जाम में पास हो सकते हो, जीवन में नहीं हो सकते। इसलिए लाइफ लेसन्स बहुत जरूरी है। कौन सिखाएगा तुम्हें? आज की तारीख में घरों में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को बैठ के संस्कार सिखाएं, टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चे कहीं और रह रहे हैं, पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दादा दादी साथ नहीं रहते हैं। कौन देगा संस्कार, कौन बताएगा जीवन के बारे में? और फिर अचानक से जब तुम्हारी लाइफ में कोई ट्रेजेडी होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो तुम्हें एकदम से तुम हैंडल नहीं कर पाते उन प्रेशर को, क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। तुम्हें सिर्फ किताबों में रखा गया कि ये एग्जाम पास कर, छठी पढ़, छठी पास कर, सातवीं पढ़, सातवीं पास कर, आठवीं पढ़, आठवीं। लाइफ लेसन जरूरी है भाई। तुम्हारी लाइफ में अगर कल को कोई ऐसी चीज आती है, तो एटलीस्ट आज मेरी कही हुई बात काम आएगी। कहीं से नहीं सीखोगे। तुम्हारी जनरेशन को पता है क्या लगता है, ज्ञान दे रहा है, अरे काम है मेरा, पैसा मिलता है उसका, मुझे दूंगा मैं। पैसा मिलता है बेटा मुझे उसका, जरूरी है। आज की तारीख में तुम्हें किताब के अलावा कोई चीज कहां सिखा रहा है, मुझे बता, कहां सिखा रहा है? कम उम्र में तुम शायरी पढ़ रहे हो रील्स पे जाके, कम उम्र में तुम जाके इश्क के बारे में जान रहे हो। ये तो सब खत्म होने के रास्ते हैं। असल में तुम्हें इस एज में क्या सीखना है, तुम्हें क्या पता? क्योंकि ऐसी तो कोई रील्स नहीं आए, बहुत कम कंटेंट है सोशल मीडिया पे जो तुम्हें तुम्हारी एज के हिसाब से गाइड कर पाए। तुम्हें तो इश्क सिखा रहे हैं, 14-15 साल की उम्र में इश्क हो रहा है। और ऑब्वियसली जो समय से पहले हो रहा है वो तात्कालिक होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर 17 साल में ब्रेकअप हो रहा है, और फिर हमें बताया जा रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया सर। कि भाई हुआ कब था? 15 साल में प्यार हुआ था। समय से पहले जीवन में आई हुई हर चीज टेम्परेरी होती है, वो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकती। तो ऑब्वियसली जब आप 15 साल में किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, तो वो नहीं है लॉन्ग टर्म, उसे आपको आगे जाकर डिटैच होना है। और अगर वो आपकी बाकी की जिंदगी पे असर डालेगा तो बात खत्म, आपका नुकसान हो गया फिर तो ऐसी डील क्यों कर रहे हो? समय आने दो। समय से पहले सब कुछ, समय से पहले पैसा कमाना, समय से पहले ये चीजों में पड़ जाना, समय से पहले, ये सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं। हर चीज वक्त पे अच्छी लगती है। अभी वक्त क्या है, तैयारी करो, पढ़ो, करियर बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। वरना उन लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम भी शामिल हो जाओगे जिन्हें ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार युवा। क्या तुम्हें चाहिए कि तुम उस भीड़ में शामिल हो जाओ? तुम्हारे हाथ में है आज, सही कर सकते हो। वक्त होता है बेटा एक, हर चीज की समझ का एक वक्त होता है। नहीं है आज तुम्हें,
इश्क की समझ। एक वक्त होगा जब होगी, तो इन चीजों से दूर रहें। चलो, अब मैं कह रहा था कि कुछ ऐसी चीज करते हैं, क्या तुम ऐसे इसको ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखते हैं, हाउ टू राइट IE2 ऑर्डर्स। कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, देखो एक ही एलिमेंट की 1 और 2 तो हमने देख ली कि 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3, वो तो सेम एलिमेंट में से निकालना है, मैं वो नहीं कह रहा। जिस तरह से हमने यहां डिफरेंट एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी है, उसी तरह से हम यहां अब डिफरेंट एलिमेंट्स की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखने की सीखेंगे ना। उसी तरह से हम डिफरेंट की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। हाँ, नोट करना है ना बेटा, नोट करो। तो देखो, मान लो मैंने यहां से कुछ उठाया, लेट सपोज मैंने ये चीज कर ली कहां से, बोरोन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो चलो बोरोन हटा देते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अमूमन नहीं पूछी जाती है, और ऐसे तो कभी नहीं पूछी जाती कि पूरे पीरियड की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो बस एक ऐसे ही बोले थे। मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, एमडीजे लगाओ। और एमडीजे अभी देखो कैसे लगता है, मैंने कहा था ना, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बाकी जगह पे भी काम करेगा। रुक जाओ, अभी सब सिखाता हूं कैसे। सुनो बेटा, अगर ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, सोचो अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो क्या करते। तो बोले सर वो तो हमें पता है, वो तो ये रहा, वो तो हमें पता ही है कि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये रही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पता ही है वो तो फर्स्ट आयो, हमने ये फर्स्ट ही तो लिखी है। जब कुछ नहीं लिखा होता है नीचे तो फर्स्ट ही होती है, लिख ली ना, अब पता है तो ठीक है। ये किस बेसिस पे लिखी तुमने, किस बेसिस पे लिखी, ये ऑर्डर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि किस बेसिस पे ऑर्डर लिखा है तुमने, किस बेसिस पे ऑर्डर अरेंज किया, किस बेसिस पे। सर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, कि 2p2 सबसे पीछे, ये देखो 2p2, उसके बाद क्योंकि इनमें आपस में उल्टा हो गया था तो फिर हमने 2p4 देन 2p3 देन 2p5, 2p2 2p4 2p3 2p5। यस सर, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था ना सर, उस पर बेस्ड लिखा सर हमने। अच्छा, मतलब जो जिस कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो, लेट सपोज कार्बन से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो कहां से निकाला सर, 2p2 सिस्टम में से निकाला। कहां से निकाला, 2p2 सिस्टम में से निकाला। नाइट्रोजन में से जब आपने निकाला तो 2p3 में से देखने गए कि भाई 2p3 आपको कैसा दिखा जब आप पहला इलेक्ट्रॉन, 2p3 था। फिर आप 2p4 के पास गए, 2p5 के पास गए। मैं कह रहा हूं आप तो यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने गए थे ना। अब मेरी बात तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं कहां पहुंचना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 पूछ रहा हूं या 2 पूछ रहा हूं, पहले जल्दी बता। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 पूछ रहा हूं या 2 पूछ रहा हूं, 1 पूछ रहा हूं या 2 पूछ रहा हूं, 2 पूछ रहा हूं। IE2 का मतलब ही क्या है, IE2 का मतलब है सेकेंड रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। कल बताया था नीचे जितना नंबर लिखा होता है उतने नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस। IE2 मतलब दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हो, निकाला नहीं है, दो निकले नहीं है, दूसरा निकालने जा रहे हो। वापस बोल देता हूं, रिमूवल प्रोसेस है, दूसरा निकालने जा रहे हो। अब दूसरा निकालने जा रहे हो तो क्या मैं ये मान लूं कि फिर एक एक तो निकल चुका होगा सर? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अगर दूसरा निकालने जा रहे हो तो एक एक तो निकल गया होगा। सही बात है सर। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कार्बन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाना है, तो मैं जब कार्बन के घर गया तो मुझे ये 2p2 मिलेगा या कुछ और मिलेगा, सोच के बताना। जब मैं कार्बन के घर गया कि नॉक नॉक, तो उसने बोला कौन, सेकंड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन चाहिए का मतलब भी यही है कि ऐसा तो है नहीं कि पहले को रोक के बीच में से दूसरा निकाल दो, नहीं। जब दूसरा निकाल रहे हो तो पहला जा चुका है, दूसरा निकाल रहे हो तो पहला जा चुका है। तो मेरा सवाल
क्या कार्बन के घर पे जाके अगर मैं दरवाजा खटखटाता हूं और उससे पूछता हूं कि मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन जब दरवाजा खोलेगा तो मुझे अंदर 2p2 दिखेगा या मुझे 2p1 दिखेगा बेटा? यस, आप पहचान गए। तो इसका मतलब है अभी जिसके पास मैं गया वो 2p2 नहीं था, मैंने जाके देखा कि वो 2p2 बचा ही नहीं था, वो तो 2p1 बचा था। तो मैं इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की डिमांड किससे करूं? मैं इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की डिमांड किससे करूं? ये इससे जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। अगर मुझे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब पहली हो चुकी है, पहली हो चुकी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम ही तो करना है। नाइट्रोजन मुझे 2p3 मिलेगा क्या? नहीं, एक पीछे कर दो। ऑक्सीजन मुझे 2p4 मिलेगा क्या? नहीं, 2p3 कर दो। फ्लोरीन मुझे 2p5 मिलेगा क्या? नहीं, ये मुझे 2p4 की तरह नजर आएगा, क्योंकि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं। अब जिसको कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, लास्ट के कॉन्फ़िगरेशंस तो पता ही होने चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? अभी तक चीज क्लियर है? क्लियर बेटा? ऋतुजा, आंखें बाद में मार लेना बेटा, हैं? मस्करी बाद में कर लेना बेटा। ऋतु जा, बाद में आंखें मारे, है ना, यहां आंख ना मारे, आंख मारने की इमोजी बाद में भेज देना बेटा। ज्यादा बिंदास हो रही क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा, रू तू जाए, ओके ओके ओके, सॉरी सर, मुझे तो पहाड़ा याद आ गया भाई इसके नाम से। यस, तो मेरा एमडीजे लेके आओ यार, मजा नहीं आ रहा सर, एमडीजे लेके आओ सर। एमडीजे जो पीछे दिया था, क्या था वो एमडीजे? तुमने कहा NS1, फिर तुमने कहा NS1 जो होता है उससे ज्यादा NP1 होता है सर, उसके बाद NS2 आता है सर, उसके बाद NP2 आता है सर, उसके बाद NP4 आता है सर, उसके बाद NP3 आता है सर, उसके बाद NP5 आता है सर, उसके बाद NP6 आता है सर। देखा, एमडीजे बड़े काम की चीज, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी लगाऊंगा। ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी लगाऊंगा। कह रहा वेरी बैड एक्सप्लेनेशन, हाँ ये तो 9वीं क्लास में पढ़ के आ गया होगा ना, वेरी बैड एक्सप्लेनेशन। आया बड़ा गुरुवर मेरे, तू अच्छे से करके बता दे, आजा ले आजा, ले जा, खड़ा होकर बता दे। ठीक है, अब तुम्हारे लिए रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये ऊपर वाला नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए था। तो हमने वो कॉन्फ़िगरेशन देखा और इस हिसाब से अरेंज कर लिया था जब हमने पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी। आज हमारे पास रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला या नीचे वाला? बोले नीचे वाला। तो अब हम इसे देख के अरेंज कर लेते हैं, बात खत्म। क्योंकि करना तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से ही अरेंज है, हमने इसे भी कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। लगाओ दिमाग, एन की वैल्यू सब में सेम है, 2 2 2 2। ठीक है, देखो जरा, क्या इसके अकॉर्डिंग जमा सकते हो? दिखाओ दिखाओ, देखो, क्या P1 पहले आता है? ठीक है, एक हमारा P1 है, एक हमारा P2 है, P2 उसके बाद आता है, फिर हमारा P3 P4 है। P3 P4 में तो हाफ फील्ड लगता है, P4 पहले आता है और P3 बाद में आता है। समझ गए मेरी बात को? अब आपको देखना यह है कि आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर लिखना है 2, तो आपको ये देखना है कि 2p1 सबसे पीछे है, तो 2p1 के ऊपर कौन है? कार्बन लगा दो। उसके बाद 2p2 है, अगला 2p2 ही आएगा, 2p2 क्या है? नाइट्रोजन लगा लो। उसके बाद पहले 2p4 आएगा,
और 2p4 ये ऊपर फ्लोरीन है। क्या बात करो, बोले हाँ। ऑक्सीजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर है बेटा, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। बोलो एमडीजे चला कि नहीं चला? क्यों? क्योंकि हमने वो जो देखा, ये ऑर्डर्स हमने किस बेसिस पे किए? इन कॉन्फ़िगरेशंस पे में। अब हम दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी किस बेसिस पे करेंगे? इनके अकॉर्डिंग ही तो करेंगे कि जो हमारे को, हम जिसके घर जा रहे हैं वो हमें किस तरह से दिख रहा है, उसी से, जिस हालत में वो है उसी हालत से कौन अगला इलेक्ट्रॉन मांगेंगे ना। ये तो पहला था, चला गया वो 2p1 2p2 -1 2p1, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, हमने ये अरेंज कर लिए और इसको इसके हिसाब से टेप दिया। अब वो कह रहे हैं बच्चे की सी प्लस आएगा ना। नहीं बेटा, सी प्लस कब आएगा? जब मेरी बात सुनना, अब समझ जाओगे तुम। अब वो कल जो मैं पंचायती कर रहा था ना, वो अब तुम समझ जाओगे। सुनना, कार्बन लिखो तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो इसे क्या लिखूंगा? लिखूंगा IE1 ऑफ कार्बन, और इसे क्या लिखूंगा? IE2 ऑफ कार्बन। तो जब मैं IE2 बोल रहा हूं तो फिर मुझे इसके पेरेंट एटम को ही रेफरेंस मानना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही बोल रहा हूं फिर तो मैं अगर इन सबकी IE2 बोल रहा हूं तो विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एटम ही होगा फिर वो। अगर यहां 2 लिख दिया तो फिर ये विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल हो गया ना बेटा, कल बताया तो था। लेकिन लेकिन क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि IE1 ऑफ C+? हाँ सर, लिख सकते हो। तो फिर अगर मैं इसे C+N+O+ और F+ करके लिख दूं तो हां, फिर आप उसकी वो IE1 हो गई। आप सीधा फिर उसे ये लिख दो, IE1 लिख दो। क्यों? क्योंकि उनकी तो पहली हो गई फिर वो। अब क्लियर है? अरे भाई कल बताया तो था कि इसकी पहली और इसी की दूसरी, लेकिन इस प्लस की तो पहली है। कल तो बताई थी रिश्तेदारी। तो अगर जिन बच्चों को ये, वो शायद मुझे लगता है वो एक्सप्लेनेशन वाला जो भाई बोल के गया ना, वो इसीलिए बोल के गया कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि बेटा देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो चुकी है। बोले ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो चुकी है तो बेटा एक काम करो, इन पे एक एक प्लस लगा लें। बोले लगा लो सर। ठीक है बेटा, ये लगा लिया, लगा लिया सर। अब इनकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दो। तो फिर वो करेंगे क्या? बोले C+ का मतलब 2p1 होता है, N+ का मतलब 2p2 होता है, O+ का मतलब 2p3 होता है, और F+ का मतलब 2p4 होता है। अरे तो मैंने भी तो यही किया है, मैंने कुछ अलग किया क्या? फिर बोलेंगे अब इसे अरेंज कर लो, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दो। अरे तो मैंने भी, अरे तू इनकी दूसरी बोल दे या इनकी पहली बोल दे, एक ही बात है रे मेरे भाई, एक ही तो बात है। क्यों जो है वो पंचायती कर रहा है? अब तो धागा खोल दिया, अब तो समझ गया कि कैसे पूछता है वो। तूने, तुझे देखना है मेन एग्जाम में वो कैसे सवाल पूछ रहा है, वो तू डिसाइड कर। देख ले कि वो प्लस की फॉर्म में पूछ रहा है तो पहली हो गई, इसके रेस्पेक्ट में पहली हो गई, है ना। अब तू प्लस लगा के भी एक इलेक्ट्रॉन कम ही तो करेगा बेटा, तो वही तो मैंने किया है यार, वही मैंने किया है ना, क्या दिक्कत है? सही है। एक ही बात है कि इसकी पहली लिखनी है कि उसकी दूसरी लिखनी है कि उसकी दूसरी, इसकी पहली ही है। तो हम, क्योंकि यहां हमने ब्रैकेट में IE2 लिख दिया है ना बेटा, तो IE2 लिखना जो है फिर वो इन न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में लिखना ही ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा एक्यूरेट है। फिर वो गलत हो जाएगा बोलना, है ना। इनकी 1 नहीं बोल सकते ना बेटा हम, 1 तो फिर हमें इनकी बोलनी पड़ेगी। हाँ, इनकी IE1 और इनकी IE2 एक ही बात है। वापिस बोलो क्या? अगर मैं इसका IE2 ऑर्डर लिख रहा हूं और अगर मैं उसका, इनका IE1 ऑर्डर लिख रहा हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। वो सिखा दिया कार्बन से, बाकी सबके लिए भी ऐसा ही है। वेकेशंस 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 कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है।
सही है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और करोगे क्या? कि मैं करूंगा सर। करो फिर, मुझे करना है सर, कर बेटा। सोडियम ले ले, मैग्नीशियम ले ले, आलू ले ले, अच्छा एल्यूमिनियम सॉरी, सिलिकॉन ले ले भैया, लिख दिया। थोड़ा जहरीला सवाल है ये, बताऊंगा। पहले एक काम कर, एक चलो नहीं, IE2 ही लिखो तुम। नहीं IE2 मत लिखो, पहले IE1 लिखो। चलो, मैंने ब्रैकेट में IE1 लिखा, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी पीछे लिखी हुई है, पीछे लिखी हुई है, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही लिखो। चलो, गौरव कुमार किसी से पूछ रहा है कि सर ये सब सुन के आप, मतलब किसी को पूछ रहा होगा कि ये सब सुन के आपको नींद नहीं आ रही है क्या? उड़ गई बेटा उसकी नींद, तुझे आ रही है, तू सो जा। गौरव, सो जा तू, सो जा गौरव, ठीक है ना? वही एक गौरव का काम करेगा तू, ठीक है? और वो सोएगी या सोएगा तभी, अच्छा ऑब्वियसली मुझे पता है किससे बात कर रहा होगा, तो वो सोएगी तभी सोएगा क्या तू? वो बोलेगी नहीं आ रही है तो तेरी भी नींद उड़ जाएगी, या वो बोलेगी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, नशा है मेरी आंखों में नींदों का, तो फिर सो जाएगा तू। क्यों गौरव? बताना रे ए गौरव। ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बात ऐसे करते हैं, है ना? कभी जाके देखा सोशल मीडिया पे कमेंट कैसे करते हैं? कौन कौन इसे 2025 में सुन रहा है? क्यों? तू रजिस्टर मेंटेन करेगा उसका? इस गाने को 2025 में कौन कौन सुन रहा है? क्या चाहिए भाई? रजिस्टर मेंटेन कर ले, 2025 में मेरे साथ इतने लोगों ने ये गाना सुना, मेंटेन कर ले रजिस्टर। बड़ा काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। कौन कौन मेरी तरह सिंगल है? मेंटेन कर ले रजिस्टर कि मेरी तरह ये सिंगल है। किसे किसे नींद आ रही है? लिख ले, लिख ले, उसमें लिख ले, ग्रुप बना ले व्हाट्सएप का, है? ए यार कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किन किसको नींद आ रही है? आ रही है सबको? है, जाके देखो, कभी कमेंट सेक्शन खोलो, कौन कौन मेरी तरह रील्स के बाद ये गाना सुनने आया है? हाँ, अलग से ग्रुप बना ले, घर पे दावत बुला ले उनको, खिला उनको, बढ़िया। या आओ बैठो, 2025 में सुनने वाले गाने, ये 2024 के, ये 2023 के, बढ़िया 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 बढ़िया, लो बढ़िया। ए बावड़ों, सुधर जाओ, बेड़ा गर्क करोगे अपना भी और देश का भी। आ भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। अब IE1 हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुरंत देख लेंगे। MDJ लगाओ, आंसर पाओ। MDJ बड़े आराम से क्या लगाओगे? S1 S2 P1, हमें पता है ये इससे ज्यादा था, ये इससे ज्यादा था, ये इससे ज्यादा था, तो हमें जो फाइनल ऑर्डर बना वो ये बना था, IE1 का ये फाइनल ऑर्डर बना था। इसमें यहां पे पेनेट्रेशन पावर था, राइट? अब मैं कह रहा हूं IE2 लिखना है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें एक चीज नई सीखने को मिलेगी बेटा। मैं कह रहा हूं हमें यहां पे IE1 नहीं IE2 लिखना है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो सुनो, ये 3S1 था, पीछे गया तो ऑब्वियसली 2P6 हो गया। तेरी की, इस भाई के तो सबसे बाहर वाले कमरे में एक ही जो आदमी रहता था। एक दिन किसी ने उस आदमी को निकाला, फिर वो कमरा ही चला गया।
क्योंकि इसकी सबसे आखिरी यही तो थी बेटा, 1:2, ये ऐसा ही तो था, ये 1:2, 2:2, 2p6, ऐसा ही था, ऐसा ही तो था ये। इसमें तो निकाला तो ये तो 2p6 हो गया रे बाबा, क्या बात करता हो बाबा। हाँ, इसके सबसे बाहर की शेल में एक ही आदमी रहता था, उसे तो निकाल दिया, तो बाहर की शेल ही उड़ गई, क्या? हाँ, शेल ही अंदर चली गई, बोला हाँ, तीसरी शेल का क्या काम। अब तुम्हें दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर की शेल से उड़ाना पड़ेगा। हाँ, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था जो निकल गया गया, अब तुमको इतना एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, तुमको दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से लेके आना पड़ेगा, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं बढ़ जाएगी? सोचो सोचो सोचो, किसी का एक इलेक्ट्रॉन उड़ाने पे उसका कमरा ही उड़ जाए, शेल ही उड़ जाए पूरी की 2 नंबर शेल। भैया एक इलेक्ट्रॉन 3 नंबर शेल से निकल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन 2 नंबर शेल से, तो लार्ज डिफरेंस, हाँ लार्ज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस, है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत बढ़िया, है सर, है। दम है सर, दम है सर, दम है सर, सब कुछ ले आओगे, एक्सप्लेनेशन कहाँ से लाओगे? 3s2, 3s2 का मतलब अब ये 3s1 हो गया, एक एक पीछे खिसक जाते हैं। एल्यूमिनियम जो था वो 3p1 था, ये पीछे हो जाएगा तो ये 3s2 हो जाएगा, ये जो था वो 3p2 था, अब ये 3p1 हो जाएगा। लाव रे एमडीजे, किधर है रे एमडीजे? इधर है एमडीजे, क्या कहता रे, जल्दी बता एमडीजे, लगाने का। NS1, NP1, NS2, NP2, NP4, NP3, NP5 एंड NP6। अब इसमें पता है, NP6 तो छोड़ो, एक तो N-1p6 हो गया, क्योंकि ये तो तुम इससे अरेंज कर दोगे, क्योंकि N की वैल्यू 3 3 3, लेकिन ये मैक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एक तो फुलफिल्ड, ऊपर से वो भी अंदर की शेल का फुलफिल्ड, एक तो फुलफिल्ड, ऊपर से अंदर की शेल का फुलफिल्ड। इनफैक्ट अगर ये 3p6 भी होता तो भी मैक्स होता, लेकिन 2p6 तो फिर और मैक्स हो गया ना, क्योंकि वो तो और छोटा है, वो तो और अंदर चला गया, तो इसका मतलब है ये तो मैक्सिमम हो गया। इन्हें आप एमडीजे से अरेंज कर सकते हो, लाइक 3s1 हमारे पास है, 3s2 हमारे पास है, एंड देन हमारे पास 3p1 है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले 3s1 यानी कि मैग्नीशियम को यहां पे देखना है, 3s1 के ऊपर मैग्नीशियम है, उसके बाद इन दोनों में पेनेट्रेशन लग गया, अब इन दोनों में लग गया, एल्यूमिनियम सिलिकन में, जो पहले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में लग रहा था। IE1 में जो चीज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बीच में थी, IE2 में वही चीज एल्यूमिनियम सिलिकन के बीच में लग रही है। तो अब 3s2 में एल्यूमिनियम है और 3p1 में ऐसा ही है, तो पहले 3p1 आएगा, यानी कि NP1 आएगा, तो पहले बताओ क्या लिख दूं, सिलिकन लिख दूं, उसके बाद एल्यूमिनियम लिख दूं, एंड यस ऑफ कोर्स सोडियम इज मैक्सिमम। पर ये लिखना है, तो क्या चाटेगा? लिख दे भाई। ऐसा है, चाट के पढ़ लूंगा मैं सारा। आ गया सर, स्वाद था, है। 1 मोर क्वेश्चन, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। अब एक लगाओ, क्या? कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ आयंस
आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, और उसके बाद हम वो भी देखेंगे क्या क्या आयोनाइजेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ एन चेंज हो गया ना बेटा, इसीलिए हमने उसको सेपरेट ही कर दिया यहाँ पे। एन चेंज हो गया ना, तो वो तो सेपरेट ही कर दिया ना कि भैया तू तो मैक्सिमम ही आ जा। इनफैक्ट अगर सेम वाला होता, एन सेम वाला होता तब भी सबसे ज्यादा होता, ये तो और कम वाला है, तो चीज ही अलग हो गई कि तू एक सेकंड के भैया, एक सेकंड एक सेकंड, आप तो सबसे ज्यादा हो हमें पता है, वहां खड़े हुई, चलिए वहां खड़े हो जाइए, आप सबसे ज्यादा हैं, खड़े हो जाइए, बाकी मैं इनका देखता हूं अपने हिसाब से। तो इसे तो आपने पहले ही बोल दिया, ओहो सही है, आइए मैक्स करिए मैक्स करिए, इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। एक तो आप इनर्ट गैस बन गए, बताते नहीं हमें, हैं। सही भाई। तो ये है सेम एलिमेंट, और ठीक है, हमने, क्या तुम्हें इसमें साइज का ऑर्डर याद है? ये अच्छी चीज है, बिकॉज यहां पे पंगा नहीं पड़ता, यहां कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ओनली बेस्ड ऑन चार्ज, कॉन्फ़िगरेशंस मैटर नहीं करता, याद रखना। डू नॉट कंसीडर कॉन्फ़िगरेशन, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज, ऑलवेज कंसीडर चार्ज। एंड, तुम्हारे एंड लिखने से क्लास एंड नहीं होती है। हाँ लेकिन एक ऑप्शन है, तुम्हारा ये मोबाइल बंद कर दो, इससे हो सकती है, कर दो, कर दो कर दो कर दो, लाइट बंद करो और जाओ, मम्मी को बोलो एक 5 7 10 मिनट रुके, फिर खाना खा लेना, ठीक है? बोलो मम्मी को, लो डू नॉट कंसिडर कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्यों लिखा मैंने इसमें ऐसा, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि मान लो पहली चीज कंडीशन क्या है, सेम एलिमेंट, देन ऑब्वियसली क्लोरीन होगा। मान लो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, कि एक एम है और एक एम प्लस है, तो ये केटायन है तो छोटा होता है, आपको साइज का ऑर्डर पता है, साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टी चलती है, ये भी बता देता हूं मैं। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये साइज है, और क्योंकि हमें पता है कि साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिश्ता जो है वो 36 का आंकड़ा है, तो फिर एम और एम प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा क्या? ठीक है सर, एक तो ये हो गया। सर माइनस वाला बताओ, सर माइनस वाला, सर माइनस वाला, ले आओ सर माइनस वाला बताओ। हाँ ठीक है, माइनस वाला बताते हैं, एक्स और एक्स माइनस, इसमें साइज का ऑर्डर क्या था? बोले इसमें साइज का ऑर्डर ये था, माइनस वाला तो बड़ा होता है, तो फिर एक्स और एक्स माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो सर वो कम हो जाएगी फिर, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। अब जब वही इनवर्स है तो ऑर्डर भी इनवर्स होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। चीज क्लियर है? और अगर एक साथ आ जाए, सर गुरुजी 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 सही बताओ सर, बोले सर ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूट्रल बीच में बैठा हो, और ऐसा कुछ हो कि ये एम प्लस हो और ये एम माइनस हो, अब बताओ सर, अब बताओ, अब बताओ। तो मैं बोलूंगा साइज का क्या ऑर्डर है वो देख, तो साइज का ऑर्डर तो ये था सर, हाँ तो फिर साइज का ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता। अरे तो एक ही बात है ना, फिर वो न्यूट्रल बीच में आ गया, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी उल्टी हो गई ऐसे, है ना, एम प्लस की ज्यादा हो गई, बस इसकी साइज कम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सिंपल फंडा, साइज वाला मैटर पता है? पता है सर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मैटर उल्टा कर दे भाई। क्लियर है? तो चार्ज कंसिडर करना है। अब देखो तुम्हें मैंने ये बात क्यों लिखी, बताऊं सवाल, बताऊं क्या, बताऊं, बताऊं क्या, बताऊं, बताओ। इसलिए लिखा क्योंकि इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूं। गड़बड़ ये तब होती है जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, और हम तो बह ही जाते हैं भावनाओं में हम, हमारा क्या, हम तो भावनाओं में बहने, हमारे पैसे लगते हैं क्या? कुछ नहीं। हमारे के ऐसे 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 समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि एक तो ना, पहले इसको यहां से हटा रहे यार, है ना, व्यवस्था खराब कर रहा है, हटा, इधर चल रे बिड़ू,
ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो, इसका यूज बताता हूं तुम्हें, इसका यूज क्या है, क्यों मैंने ऐसा लिखा। तुम्हें क्या एग्जाम में चकमा देगा, वो चकमा ये देगा कि क्लोरीन हैज 3p5 कॉन्फ़िगरेशन while chloride ion has 3p6 configuration. What will be the correct order of ionization energy? अब तुम क्या करोगे? 3p5 3p6 जय एमडीजे, ऐसे ही करोगे। बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। तो सर उसने सवाल में कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिया? अबे तुमको पागल बनाने के लिए दिया रे, बेवकूफ समझता है वो तुमको, इसलिए दे दिया और तुम बेवकूफ बन गए। वो तो सक्सेस हो गया ना अपने मिशन में। उसने कहा क्लोरीन हैज 3p5 कॉन्फ़िगरेशन वाइल क्लोराइड आयन हैज 3p6 कॉन्फ़िगरेशन। तो बड़े प्यार से बड़ा हो लिख भी रहा है वो ऐसा। और तुम्हें कहा कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। लगा जय एमडी जे कर, हाँ कर ठीक है करेंगे। ए 3p5 3p6 हो बता है, p5 p6 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ओ एम जी लगा देंगे। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब समझे मैंने ये क्यों लिखा है कि अगर तुम 3p5 और 3p6 को कंसिडर करके ये ऑर्डर लिखते हो, इट विल बी रॉन्ग। ओनली कंसिडर चार्ज। चार्ज हमें सिखाता है कि माइनस वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है रे, क्योंकि एलिमेंट सेम ही है ना बेटा, एलिमेंट डिफरेंट। देख अब मैं बताऊं, वो जो तुमने जय एमडीजे लगाया ना, वो जय एमडीजे ना डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए है। वो एलिमेंट्स अलग अलग है, एलिमेंट्स है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, एलिमेंट्स अलग अलग है ना। हाँ तो वहां बोलना है जोर से जय एमडीजे, यहाँ नहीं बोलना है बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे बाबा गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। ये देख, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नियोन और नियोन प्लस, नियोन और नियोन प्लस लिखूं, अब तुम्हें अब वो पागल बनाया, वो पागल बनाया, वो क्या लिखा, बोले 2p6 एंड 2p5। अरे जय एमडीजे, गलत गलत गलत। चार्ज कंसिडर करने का रे बाबू, क्या लिखने का इधर, इधर लिखने का नियोन से ज्यादा नियोन प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और इधर क्लोरीन से कम क्लोराइड आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सही है जय बोलनी है लेकिन सही जगह पे, ठीक है, यहां नहीं बोलने बेटा। अब समझ आया कि इधर ये सब नहीं चला। एंड सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम चीज एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो, द सेम थिंग, होल सिनेरियो। कैसा, जैसे साइज में भी हमने यही किया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ही चीज कर दी थी। ये देखो सेम टू सेम, सेम फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यहां पे लिख देता हूं डिट्टो, है ना, तुम्हारी भाषा में लिखता हूं डिट्टो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो। डिट्टो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑल्सो। वहां भी चार्जेस कंसिडर करने का, क्योंकि वहां भी वही सेम 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 सेम। तो लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, ये देखो कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने यहां लिखा है 3 माइनस, मैंने यहां लिखा O2 माइनस बेटा, मैंने यहां लिखा F माइनस, मैंने यहां लिखा Na प्लस, मैंने यहां लिखा Mg2 प्लस, मैंने यहां लिखा L3 प्लस। इसकी साइज का ऑर्डर तुमको पता है? यस सर, साइज का ऑर्डर ये था। तो क्या तुम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? यस सर, बताओ फिर। उल्टा कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे। लो, क्यों? क्योंकि चार्ज कंसिडर करना है। माइनस की कम, माइनस की कम, ठीक है, ज्यादा माइनस ज्यादा कम,
प्लस की ज्यादा, ज्यादा प्लस, ज्यादा प्लस, ज्यादा, ठीक है। चार्ज कंसिडर करें। पॉजिटिव चार्ज जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करता है, और पॉजिटिव चार्ज जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा बेटा, इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए साइज डिक्रीज हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो साइज का ऑर्डर तो मैंने ऊपर लिख दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने बता दिया। तो चार्ज ही कंसीडर करना है, ठीक है, नॉट कॉन्फ़िगरेशन। आप बैठ के इनके कॉन्फ़िगरेशन मत बनाना। आप कहीं पता चले अच्छा नाइट्रोजन, अच्छा ठीक है नाइट्रोजन P3 होता है, तीन और जोड़ दे P6 कर दे रे, हाँ इसको क्या कर दूं, कह रहे P6 कर दे, इसको भी क्या कर दूं, करे इसको 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 भी P6 कर दे, इसको क्या कर दूं, बोले इसको भी P6 कर दे, इसको क्या कर दूं, बोले इसको भी P6। अबे तो जब सब सारे सेम ही हो जाएंगे फिर तो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो फिर क्या करेंगे, बराबर कर देंगे क्या सबको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से? क्या इन पे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबका सेम ही आएगा कॉन्फ़िगरेशन? अरे तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगा ना, है झंडू बाम, समझ गया? फिर क्या बराबर कर देंगे? नहीं, चार्ज कंसीडर करेंगे। अरे वाह वाह, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ब्रो, समझ गए। चलो, बस सर, फैल गए सर हम। मजा आ गया सर। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो फिर, नहीं ये तो बताना, ये सवाल तो करो यार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज इज लेस देन दैट ऑफ सेकंड। यानी ऐसा ऑर्डर ढूंढने का तुमको कि उधर वाले का कम और इधर वाले का ज्यादा, ऐसा ऑर्डर ढूंढने का। क्या तुम ढूंढ सकता है, ढूंढ सकता है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, ये आसपास, ये ऊपर नीचे, ये अभी पीछे, अभी आयंस का बता ही दिया, ये पीछे बता दिया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखता हूं कितने क्वेश्चन। 45 सेकंड दूंगा, और बोलो, और बोलो, 45 सेकंड दूंगा, जल्दी बोलो। कमी समय फुल, दिल फेंक के समय दे दिया तुमको। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। पहले वाले की कम होनी चाहिए आगे वाले से। वापिस, वापिस ढंग से, ढंग से, ढंग से बेटा, ढंग से, बेटा ढंग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, शांति, शांति धरो। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उधर वाले की कम होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इधर वाले की ज्यादा। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं नहीं करवा रहा ये, मैंने बंद कर दिया भाई, मैं नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें सॉल्व करवा देता हूं क्योंकि मुझे बेवकूफ नजर आ गए हैं कुछ। माइनस बढ़ने पे साइज बढ़ती है, माइनस बढ़ने पे साइज बढ़ती है। O2 माइनस ज्यादा बड़ा है, O2 माइनस अगर ज्यादा बड़ा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना गधों। क्या कमेंट में ए लिख रहे हो? एक ने ए लिख दिया तो बेवकूफों की तरह। ये कह रहा है पहली स्पीसीज की कम चाहिए, ये बन रहा है ऑर्डर इसका तो। गलती हो गया सर, तो ध्यान से पढ़ ले, तेरी क्या ट्रेन भाग रही है? सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। सल्फर होता है 3p4, ये होता है 3p3। अब बताओ, अब बताओ, सल्फर और फास्फोरस, ये 3p4, ये 3p3, इन्होंने पहले ही ऐसे अरेंज कर रखा है कि हाँ ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से पीछे आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ये इधर है मानता हूं, लेकिन इन्होंने तो उल्टा अरेंज करके दिया और कह रहा है। फिर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस तो ऊपर नीचे है ना भाई, और ऊपर नीचे में तो कम ही होगा ना ये, तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा फास्फोरस से, ये तो ऊपर नीचे है ना, टॉप टू बॉटम है। फिर ये प्लस और ये जीरो, अब प्लस और जीरो में तो किसका ज्यादा होता है? इसका ही ज्यादा होता है, प्लस का। तो क्या बचा तुम्हारे पास, कौन सा जवाब देख दो इस पे, ये ले।
ले, देगा। ये पता है ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ये वो हैं जो कमेंट देख के कर गया ए, सब लोग ए बोल रहे हैं, मैं भी ये कर लेता हूं। आयुष कुमार, उदिता और हामिद मीर, ओवैस, हामिद मीर, निखिल पंत, मृदुल महापात्रा हैं। समाप्ति मैम के जानकार है क्या रे? समाप्ति मैम महापात्रा ही लगे थे, पता नहीं भाई, चोट ना हो जाए कहीं। अथर्वा, कश्मीर का काशिफ, वाह वाह, ले इधर आ, हो गया है। चले आगे, करोगे और सवाल, और देखने दो फिर। हाँ ये तो कर सकते हो। AIPMT 2009 का सवाल है, बताइए। देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है इनमें से? इसको सही करोगे क्या? सबसे पहले चौथा ऑप्शन को रेस में रखोगे या हटा दोगे? जल्दी बताओ, चौथा ऑप्शन को रेस में रखोगे या हटा दोगे? चौथा ऑप्शन चौथे पीरियड का है, बाकी सब तीसरे पीरियड का है, तो इस तो बड़ा ही हो गया, हटाइए इसे। वो तो हाईएस्ट पूछ रहा है, लोवेस्ट नहीं पूछ रहा है, तो हम कंसिडर करते। हाईएस्ट पूछ रहा है, हटाओ, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय कर दो इससे। चलो, के बाद P1 P2 P3, हाँ MDJ लगा, जय MDJ, जय MDJ कहता है कि NP1 NP2 NP3 NP1 NP2 NP3, जय MDJ लगा, चला 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 चला, बी लगा, खत्म कर बात। एन की वैल्यू सेम है, एन की वैल्यू सेम है, 3P1 है, 3P2 है, 3P3 है, लगा। ये तो हट गया वैसे ही, ये तो हटाना ही था, ये तो चौथे पीरियड का है। ले भाई, होमवर्क मॉड्यूल से दूंगा, बाद में चेक कर लेना। अभी क्लास के बाद इसको देख लेना, नोट्स को, जब नोट्स आ जाए तो इसमें मैं होमवर्क दे के जाऊंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पेज नंबर वाइज ना। केमिस्ट्री मॉड्यूल 1, केमिस्ट्री मॉड्यूल 1 फ्रॉम मॉड्यूल 1, ठीक है? 1 नंबर मॉड्यूल से मैं दूंगा, ओके भाई? अब ये लेटेस्ट वाला है, इसी साल वाला है, तो मैं तो उसी से दूंगा, ठीक है भाई? ओके, चलो, आज का ज्ञान, हार्ड वर्क ब्रेक्स योर बॉडी। मेहनत करोगे शरीर टूट सकता है, लेकिन मेहनत नहीं करके जब एक दिन रिग्रेट होगा ना, वो ब्रेक्स योर सोल, वो आपकी आत्मा तोड़ देगा। पछतावे से पूरा मन टूट जाता है, तो पछतावा ना करना पड़े उसके लिए हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। हार्ड वर्क आपका अभी, मतलब ठीक है, फिजिकली स्ट्रेस हो सकता है आपको, लेकिन हाँ, वो जो रिग्रेट वाला है ना, वो मेंटल स्ट्रेस होता है, और वो इतना होता है कि वो एक अमिट छाप छोड़ जाता है, एक ऐसी छाप जिसे हम कभी नहीं भुला पाते, एक ऐसा पछतावा जो जीवन में ना करने का। आज मुझे भी होगा बहुत सी चीजों का, मैंने कोई अपनी जिंदगी ऐसी नहीं जी है कि ये है, लेकिन आज आज भी वो चीजें मुझे याद हैं जो मुझे करना था, लेकिन मेरी ही गलतियों की वजह से मैं नहीं कर पाया। उसका पछतावा ताउम्र मेरे साथ चलेगा, वो रूह में बसता है, वो आत्मा में बसता है। तो अब आप देख लो, आपको अपना शरीर तोड़ना पसंद है या अपनी आत्मा? हम तो यहाँ खड़े हैं, इतने साल का अनुभव लिए, हमें पता है कि बहुत तकलीफ होती है आत्मा को जब आप कुछ करना चाहते हैं और ना कर पाए जीवन में। कारण कुछ भी रहे हो, हम सबसे बड़े कारण होते हैं। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है खुद पे ले लूं, ठीक है यार, मेरी ही गलती रही होगी, मैं नहीं कर पाया था। तो इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। फिजिकली आपको स्ट्रेस होगा तो आप थक सकते हैं, उसके लिए नींद है। आप सो के एक बार सोएंगे, आपकी थकान मिट जाएगी, लेकिन बेटा जब आत्मा टूटती है ना, तो नींद आती नहीं है। आ जाओ बेटा।
बाकी ये गिव अवे मैंने बता ही दिया था, रोज आ रहा है तो बढ़िया, तुम पढ़ते रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय, गुड नाइट, नमस्ते।